वेलकम इन टारगेट एम्स ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने वेंटिलेटर के बारे में देखा था। तो वेंटिलेटर में हमने डिफरेंट मोड्स की स्टडी की थी, मोड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की थी और हमने देखा था कि उसमें जो मोड्स हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और हमने वेंटिलेशन का लास्ट में ग्राफ देखा था। तो वो था हमारा वेंटिलेटर के बारे में डिटेल स्टडी। आज हम पढ़ेंगे वेंटिलेटर की सेटिंग्स के बारे में स्टडी और वेंटिलेटर की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो आज की हमारी एक ब्यूटीफुल थॉट्स है कि अगर वक्त हमें सिखा रहा है तो हम सीखेंगे भी, कि वक्त अगर हमें सिखा रहा है तो हम सीखेंगे भी, और अगर आज हारे हैं तो कल जीतेंगे भी। इसी थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज वेंटिलेटर की सेटिंग्स पे। जैसे आपको पता है कि अगर आपने वेंटिलेटर किसी पेशेंट को लगाया है और अगर आपने उस वेंटिलेटर को प्रॉपर सेट नहीं किया तो उस वेंटिलेटर के लगाने का भी हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस वेंटिलेटर को सेटिंग्स को प्रॉपर वैल्यूज के अंदर सेट करते हैं ताकि उस पेशेंट को जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी ब्रीदिंग की रिक्वायर्ड है, जो भी वॉल्यूम की रिक्वायर्ड है, वो उसको अच्छे से मिल सके। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पेशेंट होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं और वो पेशेंट के अकॉर्डिंग हम उनको सेट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो आता है वो आता है कि पेशेंट की जो सबसे पहली नीड होती है कि वो अमाउंट की होती है कि मुझे कि पेशेंट को उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट मिलना चाहिए। दूसरा फिर होता है कि उसको किस रेट से मिलना चाहिए, यानी कि उसको एज कितनी है, उसका वेट कितना है, उसको कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड उसके हिसाब से। फिर आता है कि उसको 1 मिनट में कितना चाहिए। फिर आता है कि उसको 1 मिनट में हो गया। फिर आता है कि उसको कितना प्रतिशत ऑक्सीजन उसको जीवित रहने के लिए चाहिए, उस पेशेंट की पीप कितनी होगी, उस पेशेंट को साई कितनी जरूरत है, उस पेशेंट को बकिंग क्या होगा या फाइटिंग और रेस्पिरेशन क्या होगा। ये सारे हम आज वन बाय वन क्या करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहला आता है माइन्यूट वेंटिलेशन। नहीं, सबसे पहला आएगा कि वो टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि वेंटिलेटर के द्वारा एक इंस्पिरेशन में जितनी वॉल्यूम एक्सर्ट की जाती है या जितनी वॉल्यूम एक्सक्रीट आउट की जाती है उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और वो टाइडल वॉल्यूम क्या होते हैं, पेशेंट के वेट के इक्वल होती है कि भाई पेशेंट का जितना वेट होगा उसमें 7 to 8 ml मल्टीप्लाई करके जितना वॉल्यूम एयर का आएगा वो हम वेंटिलेटर के अंदर सेट करते हैं, जो कि पेशेंट को इंस्पिरेशन के रूप में मिलने वाली है। तो सबसे पहला क्या हुआ कि उस पेशेंट को हम क्या देंगे, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि पेशेंट का जितना वेट है, यानी कि एक पेशेंट है जो 60 किलो का है, आइडियली पेशेंट 60 किलो का मान लेते हैं और उसके अंदर हम क्या करेंगे 7 ml उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितना अमाउंट आएगा वो उस पेशेंट का क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम होगा। और टाइडल वॉल्यूम को हम किससे लिखते हैं, वी से। फॉर एग्जांपल इसका हमने फॉर्मूला क्या बताया था, इसका फॉर्मूला था कि वेट, और वेट किसका होगा, पेशेंट का, इनटू में 7 या 8 ml। ये उस पेशेंट, ये फॉर्मूला है टाइडल वॉल्यूम का। तो टाइडल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हुआ कि पेशेंट का वेट इनटू में 7 to 8 ml एयर। कौन सी एयर, जो एयर पेशेंट को इंस्पिरेशन के रूप में मिलने वाली है। ठीक है, तो ये था हमारा वेट। अब वेट की बात हो गई। अब मान लो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसका वेट, पेशेंट का वेट कितना हो गया 60 किलो, यानी 60 किलो का एक पेशेंट है। देयर इज अ वेट ऑफ पेशेंट इज 60 किलोग्राम एंड व्हाट इज द वॉल्यूम इनटू 7 ml। उस पेशेंट को क्या कर रहे हैं, इंस्पिरेशन में वॉल्यूम दे रहे हैं, एयर दे रहे हैं। तो इसका कितना होगा 420 ml पर मिनट। 420 ml पर मिनट नहीं, 420 ml एयर हम उसको क्या करेंगे, एक इंस्पिरेशन के अंदर देंगे, यानी 420 ml एयर। 420 ml एयर हमने उसको क्या कर दिया, टाइडल वॉल्यूम दिया। और ये टाइडल वॉल्यूम क्या है कि एक बार में वेंटिलेटर ने जितनी उसको एयर दिया पेशेंट को इंस्पिरेशन में, वो वॉल्यूम कहलाती है टाइडल वॉल्यूम, या वीटी से हम उसको डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया, वेट इनटू में 7 या 8 ml। उसके अलावा एक पेशेंट है जो कि कितना है, एग्जांपल के लिए 60 किलो का है, उसको 7 ml से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, उसका टाइडल वॉल्यूम आ गया। तो उसका टाइडल वॉल्यूम कितना होगा 420। कोई पेशेंट है, अगर वो पेशेंट मान लो कि 100 किलो का है तो उसको कितना हो गया, टाइडल वॉल्यूम चेंज होकर कितना हो जाएगा 700 ml। तो ये जो टाइडल वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली पेशेंट के वेट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि पेशेंट का वेट कम तो उसका टाइडल वॉल्यूम कम, वेट ज्यादा तो टाइडल वॉल्यूम भी ज्यादा। तो ये था हमारा पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम। सेकंड वन जिसकी हम बात करते हैं तो वो होता है कि पेशेंट की रेट कितनी होती है, वेंटिलेटर की रेट कितनी सेट करेंगे। तो रेट हमेशा पेशेंट की फिक्स होती है कि वेंटिलेटर जो होता है ना, तो रेट का मतलब होता है कि रेट 1 मिनट में कितनी ब्रीथ पेशेंट को देनी है, यानी कि 1 मिनट में जितनी ब्रीथ या जितना इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन वेंटिलेटर करेगा उसको हम बोलेंगे रेट। और वो रेट हम क्या करते हैं, पेशेंट की सेट करते हैं। तो रेट कितनी होगी, और रेट की यूनिट क्या होगी, ब्रीथ पर मिनट। ब्रीथ पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में जितनी ब्रीथ दी उसको हम क्या कहेंगे, वेंटिलेटर रेट, यानी कि उसको बोलेंगे वेंटिलेटर रेट। और ये होती है, इसकी वैल्यू होती है 10 to 16 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितनी ब्रीथ सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू वेट, हाइट, एज, हम उसकी 10 to 16 ब्रीथ पर मिनट सेट करते हैं। तो ठीक है, तो ये थी हमारी वेंटिलेटर रेट। और इसी रेट के बेसिस पे क्या होता है, डिफरेंट मोड वर्क करते हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, वेट पे। और वेट को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 और 8 ml से। उसके बाद में आता है रेट, और रेट को हम किससे लिखते हैं, ब्रीथ पर मिनट में
उसके बाद और वो कितनी होती है 10 to 16 ब्रीथ, ब्रीथ नॉट बीट, ब्रीथ पर मिनट, ब्रीथ मतलब श्वास, तो ये हो गया 10 to 16 ब्रीथ पर मिनट। तो यहाँ तक आए समझ में। उसके बाद आगे हम देखते हैं रेट के बाद में आता है फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन, कि कितना फ्रिक्शन होता है ऑक्सीजन का जो उस इंस्पायर्ड ऑक्सीजन के अंदर जाएगा, FiO2, यानी कि फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2, यानी फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2, यानी कि इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का फ्रिक्शन कितना है, कितना परसेंट अमाउंट है जो कि एक पेशेंट उस वेंटिलेटर की ml में जो ले रहा है उसका कितना FiO2 होता है 21%, और ये किसके इक्वल होता है एनवायरमेंट एयर के इक्वल होता है। एनवायरमेंट के अंदर क्या होता है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, उसके बाद 21% जो होती है वो हमारी ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन कितनी होती है 21% होती है, और 78% हमारी क्या होगी नाइट्रोजन होगी। नाइट्रोजन कितनी होगी 78% और 21%, एनवायरमेंट एयर भी 21%, और फ्रिक्शन ऑफ O2 वेंटिलेटर की वो भी कितनी होगी 21%। अब इसके बाद हम बात करते हैं माइन्यूट वेंटिलेशन की। अगली जो हम बात करते हैं मिनट वेंटिलेशन की या माइन्यूट वॉल्यूम ऑफ वेंटिलेटर, या इसको हम बोलते हैं 1 मिनट वॉल्यूम, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम यानी कितने ml या कितना लीटर वॉल्यूम इंस्पिरेशन होगा, इंस्पायर्ड होगा, उसको हम बोलते हैं माइन्यूट वॉल्यूम या 1 मिनट वॉल्यूम या 1 माइन्यूट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे हम कार्डियक के अंदर या हार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक होता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इसमें क्या होगा माइन्यूट वॉल्यूम में होगा टाइडल वॉल्यूम VT इनटू कितना रेट, यानी कि जितना टाइडल वॉल्यूम आएगा उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पेशेंट का क्या निकल के आ जाएगा माइन्यूट वॉल्यूम या मिनट वॉल्यूम या 1 मिनट वॉल्यूम उस पेशेंट का हमको मिल जाएगा। तो क्या होगा टाइडल वॉल्यूम इनटू में रेट। तो टाइडल वॉल्यूम हमने जो फॉर्मूला दिया था वेट इनटू में 7 to 8 ml, उससे हम टाइडल वॉल्यूम काउंट कर लेंगे। रेट हमारी 10 to 16 ब्रीथ पर मिनट जो होगी उसको हम यहाँ लिख देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा माइन्यूट वॉल्यूम। उसके बाद में हम बात करते हैं पीप की। तो पीप क्या होता है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेशन प्रेशर। उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी हमने एक्सपायरेशन किया, एक नॉर्मल पेशेंट का नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो होता है वो जैसे ही एक्सपिरेशन करता है तो उसके वो लंग्स की एल्वेलाइज के अंदर कुछ एयर रह जाती है, और वो एयर जो रहती है वो क्या करती है पॉजिटिव पीप का काम करती है, वो एल्वेलाइज को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। तो ऐसे ही वेंटिलेटर के अंदर क्या होता है पीप होती है, और वो पीप क्या करती है पेशेंट की एल्वेलाइज को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। पीप क्या होती है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। तो ये क्या हो गया पीप, और ये किसमें हेल्प करती है टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई, कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई। ये क्या करती है एल्वेलाइज को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। और पीप कितनी होती है नॉर्मल पीप इज 5 mm of Hg। तो याद रखना नॉर्मल पीप जो होती है उसका अमाउंट होता है 5 mm of Hg। तो ये क्या हो गया फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन 21%, माइन्यूट वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम इनटू रेट हो गया, और पीप जो हो गई वो हमारी 5 mm Hg हो गई, और जो क्या करती है कोलैप्स प्रिवेंशन करती है किसको कोलैप्स ऑफ एल्वेलाइज को। तो हमारी जो पीप होती है नॉर्मली 5 mm of Hg होती है, और वो कहाँ प्रेजेंट होती है एल्वेलाइज के अंदर, और एल्वेलाइज कहाँ होती है हमारे लंग्स की एंड जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाइज के अंदर जो रिमेनिंग एयर होती है वो पीप का काम करती है, जिसकी वजह से जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स होने से बच जाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेंटिलेटर। अब आता है साइज। साइज के अंदर क्या होता है कि हमने जितनी वॉल्यूम पेशेंट को दी है हम उससे 1.5 गुना या 2 गुना एक्स्ट्रा एयर पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। और वो क्यों प्रोवाइड करवाते हैं ताकि पेशेंट के लंग्स जो हैं वो कोलैप्स ना करें, क्योंकि अगर हमने एक नॉर्मल अनकॉन्शियस पेशेंट है और उसको सेम वॉल्यूम दी तो उसके लंग्स एक्सपांड होंगे, और एक्सपायरेशन जब होगा तो सारी एयर क्या होगी बाहर निकल जाएगी, और उस टाइम उसके लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। उससे बचाने के लिए हमें क्या करते हैं पेशेंट को एक्स्ट्रा एयर प्रोवाइड करवाते हैं, और वो उसके लिए क्या करती है साई का या पीप का काम करती है। तो वो क्यों दी जाती है ताकि पेशेंट के लंग्स जो होते हैं वो कोलैप्स ना करें, और अगर लंग्स कोलैप्स नहीं करेंगे तो उस पेशेंट को क्या होगा इजीली उसकी ब्रीदिंग मैकेनिज्म या वेंटिलेटर वर्क करता रहेगा। तो अगला आता है साई, SIGHS। साई होता है, और ये साई क्या होता है नॉर्मल एयर से 1.5 और 2 टाइम्स एक्स्ट्रा एयर, 2 टाइम्स एक्स्ट्रा एयर इज एडमिनिस्टर इन द वेंटिलेटर टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वेलाइज।
इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जितनी एक्स्ट्रा एयर 1.5 से 2 गुना एक्स्ट्रा एयर जो दिया वो किस लिए दिया, ताकि पेशेंट के अंदर लंग्स के अंदर वो रिमेन रहे और पेशेंट के लंग्स कोलैप्स ना करे, उसको हम बोलते हैं साई। और साई क्या हो गया, 1.5 से 2 गुना एक्स्ट्रा एयर जो होती है, एक्स्ट्रा एयर हम प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उसके अंदर एक्स्ट्रा पॉजिटिव प्रेशर उस लंग्स के अंदर बना रहे, तो उसको बोलते हैं साई। अब नेक्स्ट आता है बकिंग, अगला आता है बकिंग। नेक्स्ट हेडिंग इज बकिंग। और बकिंग को हम क्या कहते हैं, इसको ऑल्सो नोन एज, इसको हम दूसरा नाम जो है उसको बोलते हैं फाइटिंग ऑफ रेस्पिरेशन, फाइटिंग ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा, लास्ट क्लास में हमने एक मोड पढ़ा था, कंट्रोल मैंडेटरी वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं ब्रीथ लो वेंटिलेशन या लो ब्रीथ वेंटिलेशन। वो क्या करता है, पेशेंट की ब्रीथ जो होती है उनको लॉक कर देता है, और उनको लॉक करने की वजह से उसमें क्या होता है कि पेशेंट जब रेस्पिरेशन करना चाहे, जब हमने वेंटिलेशन लगाया था या वेंटिलेटर जब लगाया था तो पेशेंट अनकॉन्शियस था। अब हमने जब पेशेंट कॉन्शियस हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्शियस पेशेंट को ब्रीथ करना होता है, और वो जब ब्रीथ करता है और वेंटिलेटर उसको स्टॉप करता है कि तुम्हें ब्रीथ नहीं करनी, तुम्हारी जगह ब्रीथ मैं कर रहा हूं या तुम्हें ब्रीथ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, उस टाइम वेंटिलेटर और पेशेंट के बीच में जो फाइट होती है उसको बोलते हैं फाइटिंग ऑफ रेस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि उसको श्वास चाहिए अपने अकॉर्डिंग, जबकि वेंटिलेटर उसको वो करने से प्रिवेंट करता है, तो उसको बोलते हैं फाइटिंग ऑफ रेस्पिरेशन या बकिंग। उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को बहुत भारी नुकसान होता है या पेशेंट के लंग्स को इंजरी होती है, इसको बोलते हैं बकिंग। और इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द फाइटिंग ऑफ रेस्पिरेशन, या इसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में दिया था और ये ऑप्शन में उसने पूछा था कि फाइटिंग ऑफ रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बकिंग। और साई को क्या बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा एयर होती है उसको हम बोलते हैं साई। और ये किस लिए दी जाती है, ताकि एल्वेलाइज को कोलैप्स होने से बचाया जा सके। तो अब आगे हम बात करते हैं, ये तो थी वेंटिलेटर की सेटिंग्स और वेंटिलेटर की वजह से होने वाले कुछ नुकसान की क्या वो होता है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन की, वेंटिलेटर के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जितनी एयर पेशेंट को मिलती है एक ब्रीथ इंस्पिरेशन में, उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद में था फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन, वो 21% था। रेट थी 10 to 16 ब्रीथ पर मिनट। उसके बाद में हमने पीट पढ़ा, उसके बाद में माइन्यूट वॉल्यूम पढ़ा, साई पढ़ा, और हमने लास्ट में पढ़ा बकिंग या फाइटिंग ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन कि व्हाट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेंटिलेटर, यानी कि वेंटिलेटर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कॉम्प्लिकेशन आता है उसमें आता है बैरोट्रोमा। और ये बैरोट्रोमा जब अभी हमने पढ़ा बकिंग, तो बकिंग में क्या था कि पेशेंट तो चाह रहा था इंस्पिरेट करना, लेकिन वेंटिलेटर चाह रहा था एक्सपिरेट करना, यानी कि दोनों की अपोजिट मूवमेंट जब होती है तब पेशेंट के जो लंग्स को इंजरी होती है वो होती है बैरो इंजरी, यानी बैरो यानी प्रेशर की वजह से, यानी प्रेशर की वजह से जो इंजरी होती है उसको बोलते हैं बैरोट्रोमा। तो फर्स्ट वन हो गया बैरोट्रोमा। और ये क्यों हो गया कि पेशेंट और वेंटिलेटर में कोई कॉमन सामंजस्य नहीं है, परस्पर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो दोनों में नहीं है, असेसिंग नहीं है, उसकी वजह से होती है बैरोट्रोमा। और सेकंड वन जो होता है वो होता है हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन, ये इसको बोलते हैं हाइपर वॉल्यूमिया, हाइपर वॉल्यूमिया, यानी कि ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से जो इंजरी होती है, और ये कब होती है, ACV असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन मोड में। और ये क्यों होती है, जब पेशेंट अपनी ब्रीथ लेता है और वेंटिलेटर अपनी फिक्स रेट जो होती है या वेंटिलेटर रेट जो होती है उससे उसको डिलीवरी करे। ACV के अंदर क्या होता है, जब हमने पढ़ा था कि ACV होता है, ACV में एक असिस्ट होता है कि पेशेंट ने जितनी ब्रीथ ली उतनी तो लेगा ही, प्लस में कंट्रोल्ड, यानी कि जितनी आपने रेट सेट किया उस रेट से भी पेशेंट को ब्रीथ मिलती है। यानी कि मान लो पेशेंट ने 5 ली, वेंटिलेटर ने 14 दी, 14 ब्रीथ दी, तो कितनी हो गई, 5 + 14 19 ब्रीथ। और ये क्या 19 ब्रीथ क्या करेंगी, हाइपर वेंटिलेशन का काम करेगी। तो इससे क्या होगा, हाइपर वॉल्यूम में होगा, यानी कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से डायफ्रामेटिक इंजरी हो जाएगी, न्यूमेटिक इंजरी हो जाएगी, न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा, बैरोट्रोमा हो जाएगी। तो वो सब क्या होती है, हाइपर वेंटिलेशन। अब हम बात करते हैं इसके अलावा पेशेंट को सबसे इंपॉर्टेंट और क्या होगा, तीसरा वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, यानी कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। इसमें क्या होगा कि वेंटिलेटर की वजह से पेशेंट को आईसीयू के अंदर निमोनिया हो तो उसको हम बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। इसको हम अभी आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो इतना समझ लेते हैं कि एक ये भी क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, वेंटिलेटर का। इसके अलावा चौथा जो होता है हो गया एस्पिरेशन। एस्पिरेशन क्या होगा कि जब पेशेंट को बहुत लंबे टाइम तक ईटी ट्यूब लगी हुई है तो उसके ओरल सिक्रेशंस जो होते हैं वो ईटी ट्यूब के थ्रू या फिर ट्रैकिया के थ्रू नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट एस्पिरेट कर जाता है, उसको निमोनिया भी हो सकता है या उस पेशेंट की डेथ हो सकती है। उसके अलावा उस पेशेंट को होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और प्रोलॉन्ग्ड इंट्यूबेशन, अल्टर्ड ओरल हाइजीन।
जो प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन होता है वो क्या करता है, माउथ की जो हाइजीन होती है उसको अल्टर करता है। तो ये थे हमारे कुछ कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेंटिलेटर कि वेंटिलेटर के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो सबसे पहला था बैरोट्रोमा, दूसरा था हाइपर वेंटिलेशन या हाइपर वॉल्यूमिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, एस्पिरेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन, अल्टर्ड ओरल हाइजीन। तो ये हो गए हमारे सारे कॉम्प्लिकेशन। अब हम बात करेंगे किसकी, कि वेंटिलेटर की वजह से जो वेंटिलेटर में जो अलार्म होते हैं और उन अलार्म की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती है या अलार्म क्या क्या क्यों जरूरी होते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है अलार्म फैटिग सिंड्रोम। अलार्म फैटिग सिंड्रोम में क्या होता है कि जो पेशेंट, जो स्टाफ आईसीयू के अंदर काम करता है उसको कंटिन्यूअस उस वॉइस का सामना करना पड़ता है। एक स्टाफ है जो क्या कर रहा है आईसीयू के अंदर प्रोलॉन्ग काम कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से काम करता हुआ आ रहा है, तो उसके दिमाग में क्या होता है कि वो जो मॉनिटर होते हैं, आईसीयू मॉनिटर जो होते हैं, उनकी अलार्म जो होती है उसके दिमाग में चलती रहती है। उसकी वजह से उसको क्या होता है, बोधरी होने लग जाती है, उस अलार्म से उसको थकावट होने लग जाती है। तो उसको हम बोलते हैं अलार्म फैटिग सिंड्रोम। अलार्म फैटिग सिंड्रोम। अलार्म फैटिग सिंड्रोम क्या होता है और ये किसमें होता है, जो मेडिकल स्टाफ जो होता है, और वो कहाँ होता है, वर्क इन आईसीयू। जो आईसीयू के अंदर स्टाफ काम करता है उसके अंदर क्या होता है, अलार्म फैटिग सिंड्रोम। और ये क्या होता है, ड्यू टू प्रोलोंग साउंड ऑफ मॉनिटर अलार्म। यानी कि अलार्म में जो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए जो अलार्म बजता है आईसीयू के अंदर, उसकी वजह से मेडिकल स्टाफ जो होता है, नर्सिंग ऑफिसर्स, डॉक्टर्स और अदर जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, उसको जो फैटिक होती है, जो थकान होती है, उसको बोलते हैं अलार्म फैटिग सिंड्रोम। तो ये क्या हो गया कि आईसीयू पेशेंट को, मेडिकल स्टाफ को लगातार अलार्म बजने की वजह से जो फैटिगनेस होती है, जो आईसीयू में काम करते हैं उनको, उसको बोलते हैं अलार्म फैटिग सिंड्रोम। अब आते हैं अलार्म सेफ्टी। अलार्म सेफ्टी की हम बात करते हैं कि अलार्म सेफ्टी क्या होता है। इसमें क्या होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पीप की बात की थी, तो एक चीज ये थी कि पीप काम क्या आती है, कि पीप हमने पेशेंट को दी और हमने उसको सेट कर दिया 5 mm ऑफ एचजी, तो नॉर्मल पीप तो हो गई 5 mm ऑफ एचजी। अब आता है कि हाई पीप और लो पीप क्या होती है, और इनमें से श्योर एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है कि हाई पीप क्या होती है, लो पीप क्या होती है, हाई पीप का वैल्यू क्या होती है, लो पीप की वैल्यू क्या होती है, इसके इंडिकेशंस क्या है कि किस कंडीशन में हाई पीप अलार्म होगा और किस कंडीशन में लो पीप अलार्म होगा। तो इसकी बात करते हैं हम अलार्म सेफ्टी की, कि अलार्म सेफ्टी में हाई पीप अलार्म क्या होगा और लो पीप अलार्म क्या होगा। तो पहले बात करते हैं अलार्म सेफ्टी की। अलार्म सेफ्टी, व्हाट इज अलार्म सेफ्टी। अलार्म सेफ्टी क्या है, यानी कि पीप के ऊपर या नीचे होने की वजह से दो टाइप के अलार्म बजते हैं, हाई पीप अलार्म और लो पीप अलार्म। अगर हाई पीप अलार्म बज रहा है तो मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है, और लो पीप अलार्म बज रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो पहले हम बात करते हैं हाई पीप अलार्म। हाई पीप अलार्म, इसका मतलब क्या हो गया, हाई पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर अलार्म। और इसका मतलब कि ये कब बजेगा, जब वेंटिलेटर और पेशेंट के जो इंट्यूबेशन सर्किट है, यानी पेशेंट को जिससे वो ब्रीदिंग जारी है, यानी कि वेंटिलेटर हो गया, वेंटिलेटर सर्किट हो गया, बियॉन्ड सर्किट जो भी हो गया, उसके बाद में ईटी ट्यूब हो, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब हो, या कोई कॉम्बी ट्यूब हो, आईजेल हो, जिससे कि वो वेंटिलेटर कनेक्ट है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो, या पेशेंट ने वो ट्यूब चबा दी हो, या उस पेशेंट उस ट्यूब के अंदर बहुत ज्यादा सिक्रेशंस हो, उसकी वजह से वेंटिलेटर को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा कि वो उसको इंस्पिरेशन कराए। तो क्या होगा कि वो जो प्रेशर होगा उसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर अलार्म या हाई पीप अलार्म। और वही मतलब जो नर्सिंग स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो उनको आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करती है कि इस पेशेंट को व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। तो इसमें क्या होगा, इंडिकेशंस क्या क्या होंगे हाई पीप अलार्म के, हम बात करें इंडिकेशंस की, तो इंडिकेशन में सबसे पहला होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्यूब, कि ट्यूब कहीं से ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्यूब, कि ट्यूब के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हाई पीप अलार्म बजेगा। दूसरा, एनी किंक इन ट्यूब, एनी किंक इन ट्यूब। तीसरे की हम बात करें हाईली सिक्रेशन, हाईली सिक्रेशन इन ट्यूब, यानी ट्यूब के अंदर बहुत ज्यादा सिक्रेशन आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी। चौथा क्या होगा, बाइटिंग ऑफ ट्यूब बाय द पेशेंट, या कफिंग की वजह से, जब पेशेंट कफ कर रहा हो तो उस वजह से भी क्या होगा, या बार बार कफ कर रहा हो, या प्रोलॉन्ग कफिंग की वजह से भी पेशेंट की ट्यूब जो होती है वो वेंटिलेटर को एक्स्ट्रा प्रेशर के लिए फोर्स करेगी, तो उसकी वजह से हाई पीप अलार्म बजेगा। अब बात ये आती है हम इसको सेट कितने पे करें हाई वेंटिलेटर को, कि जिससे वो हमें इंडिकेट करे कि अब हमें अलार्म बजाने की जरूरत है। तो उसका जो वॉल्यूम होता है या वैल्यू जो होती है, हाई पीप जो वैल्यू होती है, हाई पीप जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल से मोर देन 10 to 20 mm ऑफ एचजी होता है, 10 to 20 mm ऑफ एचजी देन नॉर्मल।
कि जितना नॉर्मल होगा उससे अगर 10 से 20 mm ऑफ एच ज्यादा होगा तो उसको बोलते हैं हम हाई पीप होता है। दूसरा जो सेकंड वन आता है वो आता है लो पीप अलार्म। अब इसमें पहला आता है कि सेफ्टी क्या क्या जरूरी है, कि जब हमने पेशेंट को इंडिकेशन हमने देखे तो पेशेंट को सेफ्टी क्या क्या जरूरत है। तो ऑब्स्ट्रक्शन अगर ट्यूब के अंदर आ गया तो हमें क्या करना है, ट्यूब को सक्शन आउट करना है, यानी सक्शन करना है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है और अगर ट्यूब किंक है तो हमें चेक करना है, चेक आउट फॉर एनी किंकिंग, कि हमें उस ट्यूब को चेक करना है कि किसी भी तरीके की उसमें किंकिंग तो नहीं है, या हाईली सिक्रेशंस है तो भी हमें क्या करना है, सक्शन करना है, यानी उस ट्यूब का क्या करना है, हमें सक्शन करना है। अगला है बाइटिंग ऑफ ट्यूब बाय द पेशेंट, कि पेशेंट ने अगर ट्यूब बाइट कर दी है तो उस पेशेंट को क्या करना है, बाइट ब्लॉक लगाना है, या हमें कुछ अदर एसेसरीज उसके ट्यूब के साथ रखनी है ताकि उसको वो क्या करे, बाइट ना कर सके। और कफिंग है तो उसको कफ सप्रेसर्स देने हैं ताकि उसके कफ को सप्रेस किया जा सके और उस पेशेंट की ब्रीदिंग जो होती है उसको नॉर्मली रखा जा सके। नॉर्मल पीप कितनी हो गई, 5 mm ऑफ एफजी, और उसमें कितना एक्स्ट्रा रखना है, 10 to 20 mm ऑफ एचजी उसको ज्यादा रखनी है, जिससे क्या होगा, हाई पीप अलार्म बजे। और वो कितने में बजेगा, जब नॉर्मल से 10 to 20 mm ऑफ एचजी ज्यादा होगा। तो ये था हमारा हाई पीप अलार्म। अब बात करते हैं हम लो पीप अलार्म की, वो कितना होगा, क्या क्या उसके इंडिकेशंस होंगे, उन सब की बात करेंगे। तो लो पीप अलार्म जब होता है कि जब वेंटिलेटर को बहुत ज्यादा फोर्स ना करना पड़े, कि उसको इंस्पिरेशन के लिए बहुत कुछ भी फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है कि वो एयर पेशेंट के लंग्स में नहीं जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे लो पीप अलार्म। लो पीप अलार्म। और लो पीप अलार्म के अंदर क्या होगा कि जब पेशेंट की वॉल्यूम, वेंटिलेटर जो वॉल्यूम एक्सक्रीट कर रहा है वो पेशेंट के लंग्स तक नहीं जा रही है और कहीं और ही जा रही है, या फिर ट्यूब डिस्कनेक्ट हो गई है, या फिर कोई अदर एरर्स आ गए हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि जो वेंटिलेटर में जो अलार्म बजेगा वो बजेगा लो पीप अलार्म। और इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं लो पीप अलार्म के। सबसे पहला तो आता है कि ट्यूब डिसलोकेशन। ट्यूब डिसलोकेशन, अगर मान लो ट्यूब डिसलोकेट हो गई, उस कंडीशन में क्या होगा कि एयर जो होती है वो बाहर चली जाएगी और वेंटिलेटर लो पीप अलार्म साउंड करेगा, यानी कि उसमें से जो रिंग अलार्म जो आएगी वो किसकी आएगी, लो पीप की आएगी। दूसरा ये है कि इफ ईटी कफ प्रेशर डिक्रीज लूज या डिक्रीज, कफ प्रेशर डिक्रीज, कि हमने ईटी ट्यूब जो होती है, ईटी ट्यूब के कफ जो होता है उसके अंदर हमने क्या करा, अगर प्रेशर जो भरा था तो वो प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाए तो उस वजह से भी क्या होगा, लो पीप अलार्म बजेगा। तीसरा क्या होगा, इफ एनी लीकेज फ्रॉम ट्यूब, कि हमने जो ट्यूब कनेक्ट किया उसमें से कुछ लीकेज हो रहा है और प्रॉपर एयर लंग्स में नहीं जा रही है, तो उसकी वजह से भी, लीकेज की वजह से भी क्या होगा, लो पीप अलार्म बजेगा। तो यह था कि डिसलोकेशन की वजह से या कप प्रेशर के लूज होने की वजह से या लीकेज होने की वजह से जो अलार्म बजता है उसको लो पीप बोलते हैं। अब आता है कि लो पीप की वैल्यू कितनी होती है। लो पीप की वैल्यू जो होती है ना वो लेस देन नॉर्मल से लेस देन 5 to 10 mm ऑफ एचजी होती है। ये कितनी होती है, लो पीप की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू है कि इस रेंज पे हमारा जो लो पीप अलार्म है वो बजेगा। तो ये क्या थे इंडिकेशंस। अब इन इंडिकेशंस जो थे इनको हम दूर कैसे करेंगे, अगर ट्यूब डिसलोकेट हो गई, अगर ट्यूब डिसलोकेट हो गई तो हमें उसको क्या करना है कनेक्ट करना है। अगर ट्यूब रिमूव हो गई या पेशेंट एक्सट्यूबेट हो गया, इफ पेशेंट एक्सट्यूबेट, सेल्फ एक्सट्यूबेट हो गया है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन्फॉर्म डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद हमें प्रिपेयर इंट्यूबेशन ट्रे, हमें क्या करना है, पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, फिर हमें इंट्यूबेशन की ट्रे तैयार करनी है। कब, जब पेशेंट एक्सट्यूबेट हो जाए, और अगर डिसलोकेट हो जाए तो हमें डायरेक्ट कनेक्ट कर देना, हमें कोई इन्फॉर्म नहीं करना। पहले हमें पेशेंट की सेफ्टी जरूरी है तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो हम क्या करेंगे, चेक प्रेशर एंड इन्फ्लेट कफ, हम मैनोमीटर लाएंगे, इसको चेक करेंगे और उसको बाद में उसको देखेंगे। और अगर लीकेज है तो हम लीकेज को चेक करेंगे। और हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि हम एक्जैक्ट वैल्यू का पता लगा पाए कि कितने वैल्यू पे लो पीप अलार्म बजा होगा, और हमें जरूरत है कि हम पेशेंट को जाके संभालें। तो ये थे हमारे हाई वो पीप सिस्टम या पीप अलार्म सिस्टम। अब आता है कि नर्सेज को क्या क्या काम करने चाहिए ड्यूरिंग द वेंटिलेटर, या नर्सेज रोल क्या क्या है वेंटिलेटर के अंदर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है हमारा नर्सेज रोल का, कि हमें नर्स को क्या क्या काम करने होते हैं। तो हम बात करते हैं नर्सेज रोल की, कि नर्सेज रोल क्या क्या होते हैं। नर्सेज रोल शायद इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक ये भी है। सबसे जरूरी बात यह है कि जो पीप होती है, हाई पीप अलार्म और लो पीप अलार्म से एक क्वेश्चन आता ही आता है।
चाहे वो हाई पीप अलार्म के बारे में पूछ सकता है कि कब कितनी उसकी वैल्यू होती है, इंडिकेशंस क्या है, या फिर उसका मैनेजमेंट पूछ सकता है, लो पीप में से भी वो पूछ सकता है, और एक नर्सेज रोल में से कि वेंटिलेटर में नर्स का क्या रोल होता है। तो सबसे पहला जो होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नर्स हमेशा पेशेंट को देखेगी, ना कि वेंटिलेटर को। ऐसा नहीं है कि आएगी ओ मेरा 2 करोड़ का वेंटिलेटर गया, मेरा 50 लाख का वेंटिलेटर गया, ऐसा कुछ नहीं करना उसको। सबसे पहले उसके लिए पेशेंट इंपॉर्टेंट है, तो आते ही सबसे पहले वो पेशेंट को चेक करेगी। तो क्या, चेक द पेशेंट फर्स्ट, देन वेंटिलेटर। यानी कि पहले वो पेशेंट को चेक करेगी, उसके बाद वेंटिलेटर को चेक करेगी। दूसरा, सक्शन द ट्यूब, फिर उसके बाद वो सक्शन ट्यूब का सक्शन करेगी, ईटी ट्यूब, टीटी ट्यूब, जो भी ट्यूब उस पेशेंट को लगी है उसको वो सक्शन करेगी। तीसरा, चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे में नर्स क्या करेगी, उस पेशेंट की पोजीशन को चेंज करेगी। उसके बाद में चेक ईटी कफ प्रेशर, और ये कब करेंगे, इन एवरी शिफ्ट। जब भी कोई नर्स आएगी या जब किसी दूसरी नर्स की जब ड्यूटी लगेगी, तो उसको अपनी शिफ्ट शुरू करने से पहले उसका क्या चेक करना है, ईटी कफ का प्रेशर चेक करना है कि कहीं लूज तो नहीं है। अगर लूज होगा और कोई सिक्रेशंस अगर उसके ट्रेकिया में चले गए तो वो पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, उस पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, उस पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। तो ये सब किस में आते हैं कि अब उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को चेक करना है, फिर वेंटिलेटर को चेक करेगी, सक्शन करेगी ईटी ट्यूब से, फिर चेंज पोजीशन, हर 2 घंटे में पोजीशन चेक करेगी। और कब, ईटी कफ का प्रेशर हमें हर 2 घंटे में चेक करेगी। वो ईटी कफ का प्रेशर हर शिफ्ट में चेक करेगी, पोजीशन हर 2 घंटे में चेक करेगी। उसके अलावा और क्या नर्सेज के रोल हैं जो नर्स वेंटिलेटर में कर सकती है, तो क्या करेगी, चेक वेंटिलेटर सेटिंग्स अकॉर्डिंग टू पेशेंट। उसको करना नहीं है, लेकिन अगर नर्स को लगता है कि पेशेंट के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो वेंटिलेटर की सेटिंग्स को चेक करेगी, उसके मोड्स को चेक करेगी, और उसके बाद अगर एनी प्रॉब्लम देन इमीडिएटली इन्फॉर्म टू देयर डॉक्टर। He or she will not correct the ventilator setting either without doctor orders। तो ये क्या होगा कि वो वेंटिलेटर की सेटिंग्स को चेक करेगी कि हो सकता है कि बच्चा हो, अगर आपने उसमें वॉल्यूम गलती से डॉक्टर ने उसको कुछ कर दिया हो, मतलब भूल गया हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, एनीथिंग एल्स, कि कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और बताना है कि उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। चाहे हो सकता है कि वो वेंटिलेटर की सेटिंग की वजह से हो या कोई और प्रॉब्लम्स हो, तो उसको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो ये थे हमारे नर्सेज रोल। अब एक हमारा टॉपिक रह गया वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। इस वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और अब आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया की, कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया क्या होता है, उसके क्या क्या, उसके अंदर नर्स को क्या क्या रोल, नर्सेज रोल जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया जो होता है ना, ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन इन आईसीयू एस, और कैसे, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अगर हम बात करें नोजोकोमियल इन्फेक्शन की, तो आईसीयू के अंदर होने वाला सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया क्या हो गया, मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन इन आईसीयू। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब क्या होता है, वीएपी को करने के लिए 2 टाइप के बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं, बैक्टीरिया से होता है, और 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव। मोस्ट कॉमन जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मोस्ट कॉमन होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है, और उनमें भी न्यूमोनिया ही है। और भी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं पर ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं। ग्राम पॉजिटिव में जो है लेस कॉमन होते हैं, लेकिन जो होते हैं उनमें फेमस एग्जांपल जो आता है मर्सा का, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, इसको बोलते हैं मर्सा। यानी कि मर्सा जो होता है ग्राम पॉजिटिव होता है, और वो क्या करता है कि वीएपी के लिए इनसे कम रेस्पॉन्सिबल होता है, और सबसे ज्यादा जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो होता है, ये स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनिया जो होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया के लिए। तो ये क्या हो गया, बैक्टीरिया की वजह से होता है, मोस्ट कॉमन होता है, इन्फेक्शन होता है, आईसीयू के अंदर होता है, और वेंटिलेटर की वजह से होता है। अब आता है कि इसमें नर्सेज रोल क्या क्या है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया से बचाने के लिए पेशेंट को, नर्स को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो है उसको एलिवेट हेड ऑफ बेड,
उसको क्या करना है, पेशेंट के बेड के हेड को एलिवेट करना है ताकि उसके सिक्रेशन से जो है वो कहाँ चले जाए, ईसोफेगस के अंदर चले जाए। सेकंड वन है कि उसको सक्शन द ट्यूब, उसका ट्यूब का क्या करना है, सक्शन करना है। तीसरा है चेक द ईटी का प्रेशर। क्यों, अगर ईटी का प्रेशर कमजोर हुआ या ईटी का प्रेशर कम हुआ तो सिक्रेशंस क्या होंगे, इसके अंदर चले जाएंगे, ट्रैकिया के अंदर चले जाएंगे। इसके अलावा क्या करना है, चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर। और उसके अलावा क्या करना है, उस पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी उस पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी है, पोजीशन 2 घंटे में चेंज करनी है, ईटी कप का प्रेशर चेक करना है, उस पेशेंट का ट्यूब का सेक्शन करना है और उस पेशेंट को जो पेशेंट का जो है बेड का हेड है उसको एलिवेट करके रखना है। तो ये थे हमारे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, उसके होने वाले बैक्टीरियाज के बारे में, उसके प्रिवेंशन के बारे में। अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो, आज हमारा यहाँ पे वेंटिलेटर कंप्लीट हो गया है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। इसके नोट्स हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास जो अपलोड की थी उसके डिस्क्रिप्शन में है, और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो आप वहां जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से रीड आउट कर सकते हैं और यहाँ से उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आपका सुझाव, आपके सजेशंस जो हैं हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और आज हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।